नमस्कार दोस्तों। कुछ समय पहले आपने एक घटना सुनी। भारत में सैफ अली खान के घर एक व्यक्ति घुसा और उसने उनको चाकुओं से मारकर घायल कर दिया। अभी तक की जांच से पता चला है कि वह एक बांग्लादेशी घुसपैठिया है। घुसपैठियों को लेकर भारतीय समाज अत्यंत संवेदनशील है और अब यह मानने लगा है कि इन्हें सख्ती से निपटा जाना चाहिए। अगर इनके पास उचित कागज नहीं है, इनकी पहचान नहीं है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं, यहाँ तक कि राजनीतिक दल हैं, वह इन घुसपैठियों में भी हिंदू और मुसलमान देखते हैं। बहुत से ऐसे राजनीतिक दल हैं जो इनको राजनीतिक संरक्षण भी देते हैं, लेकिन बहुतायत में भारतीय समाज का यह मानना है कि यह मूलतः असामाजिक तत्व हैं और इसी प्रकार की गतिविधियों में शामिल रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय समाज ने शरणार्थियों को सम्मान नहीं दिया, उन्हें अपनाया नहीं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 8वीं 9वीं शताब्दी में जब ईरान का पतन हुआ तो वहां के पारसी लोग अपनी जमीन को छोड़कर भारत आकर बसे। गुजरात के राजाओं ने न केवल उनको सम्मान दिया, बल्कि उनकी परंपराओं को और पूजा पद्धतियों को भी जीवित रखने में मदद की। आज वे अपने धर्म और जथरिष्ट के साथ देश के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं। आपने कभी ऐसा कोई दंगा नहीं सुना होगा जो पारसियों ने किया। आपने ऐसा कोई उत्पात नहीं देखा होगा जो पारसियों ने किया। बल्कि भारतीय समाज में पारसियों को सम्मान और प्रेम की दृष्टि से देखा जाता है। थोड़ा आगे आते हैं। पाकिस्तान से बहुत से शरणार्थी भारत आए, जिनमें मैं उल्लेख करना चाहता हूं सिंधी शरणार्थियों का। अलग अलग कैंप लगाकर इनको बसाया गया। अत्यंत गरीबी में एक पूरी पीढ़ी संघर्ष करती रही और धीरे धीरे आज सम्मान प्राप्त कर रही है। मैं फिर कहता हूं कि ऐसा कोई दंगा आपको ध्यान नहीं होगा जो सिंधियों ने किया हो। ऐसा कोई उत्पात या राष्ट्र का ऐसा कोई अपमान सिंधियों ने किया हो। ये कभी राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते। पूजा पद्धतियां इनकी भी अलग हो सकती हैं, गुरुद्वारे अलग हो सकते हैं, गुरु अलग हो सकते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति में रीति रिवाजों में ये रच बस गए और आज भारतीय समाज में सम्मान और प्रेम के साथ रहते हैं। और थोड़ा आगे आके देखें तो तिब्बत से दलाई लामा के साथ 1 लाख से अधिक बौद्ध शरणार्थी आए। मूल रूप से इन्हें धर्मशाला के आसपास बसाया गया। आज पूरे देश में जब सर्दियां आती हैं तो आप तिब्बती लोगों को गर्म कपड़े बेचते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा भी पूरे समाज में तिब्बत के रहने वाले ये बौद्ध आपको मिल जाएंगे। इनके घूमते रहने से किसी भारतीय को यह डर नहीं लगता कि यह किसी प्रकार का उत्पात मचाएंगे। इस प्रकार आप देखेंगे कि भारत ने विभिन्न शरणार्थियों को न केवल प्यार दिया, सम्मान दिया, बल्कि उन्हें समाज में आत्मसात भी किया। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेशी शरणार्थियों की बात करें तो बात एकदम बदल जाती है। दुर्भाग्य से ये बहुतायत में मुस्लिम होते हैं। जब बांग्लादेश बना तो बांग्लादेश से बहुत से हिंदू भी आए। पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा और फिर धीरे धीरे संपूर्ण देश में ये बस गए। मगर इनकी कभी इस प्रकार का कोई इतिहास आपको नहीं मिलेगा कि यह अपराधों में लिप्त रहे। इन्होंने मेहनत की, समाज में अपना स्थान बनाया और इसीलिए भारत की सरकार ने CAA जैसा कानून बनाया जो इनको आज सम्मान से रहने के लिए परमिशन देता है। मगर भारतीय समाज ने बार बार यह देखा कि जो मुसलमान बांग्लादेश और रोहिंग्या के रूप में यहाँ आ रहे हैं म्यांमार से,
वे हमेशा गलत कारणों से ही चिन्हित किए जाते हैं। आप इनको किसी भी प्रकार के असामाजिक कार्यों में देख सकते हैं। इनका रहन सहन, खान पान, बोलचाल तो अलग है ही, इनकी हरकतें भी अलग होती है। ये इक्का दुक्का घटनाएं नहीं है। आप जहां भी इनके कैंप्स देखेंगे वहां पर अपराध की दर में इनके नाम देख सकते हैं। इन परिस्थितियों के कारण ही भारतीय समाज ये चाहता है कि इनको चिन्हित किया जाए और जितनी जल्दी हो सके इन्हें सभ्य समाज से अलग कर दिया जाए। इसमें सवाल इनके मुसलमान होने का नहीं है, इनके क्रियाकलापों का है। और भारतीय संविधान अगर आपको यहां रहने का मौका दे रहा है तो क्यों नहीं आप सही रास्ते से आते, क्यों नहीं आप वीजा लगवाते, अपने कागज दिखाते और पहले कार्य करने के लिए आते। और अगर भारतीय समाज और संविधान उन्हें मौका दे तो वो राष्ट्र के नागरिक के रूप में रहना आरंभ करते। क्योंकि आप यह सब नहीं करते इसलिए आप पर संदेह होना जायज है। सवाल अगर इनके मुसलमान होने का होता तो अफगानिस्तान से भी बहुत से मुसलमान यहां पर आते रहते हैं। भारत की अफगानिस्तान के पठानों से मित्रता किसी से छिपी हुई नहीं है। कश्मीर से आने वाला कोई युवा पूरे हिंदुस्तान में अगर काम और कारोबार करता है तो वह यह कभी नहीं कह सकता कि लोग सिर्फ उसके बाहरी होने से या उसकी भाषा अलग होने से किसी प्रकार का भेदभाव करते हैं। भारतीय समाज मुसलमानों के साथ बहुत समय से साथ में रहता आया है और वह उसे अपना अभिन्न अंग मानता है। मगर अब लोग समझदार भी हो गए हैं। उन्हें यह समझ में आने लगा है कि कब कुछ लोग एकत्र होकर राष्ट्र को और राष्ट्र की मुख्य धारा को नुकसान पहुंचाने के लिए यहां आते हैं और एकत्र हो जाते हैं। क्यों वे गलत सलत पेपर बनाते हैं, क्यों वो वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा बनते हैं, क्यों वो राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। जब कुछ लोग राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं तो वो लाखों लोग उन चित्रों को टीवी पर और सोशल मीडिया पर देखकर परेशान हो रहे होते हैं कि जिन लोगों ने टैक्स दिया उनका पैसा किस प्रकार पानी में बहाया जा रहा है। उनके मन में यह प्रश्न उठता है कि इनमें से अधिकतर लोग जो पत्थर मार रहे हैं वे इनकम टैक्स नहीं देते, वे राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल नहीं है। हाँ, जीएसटी उन्हें देना पड़ता है, वह भी कुछ चीजों पर जो वो खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि वह जीने के लिए आवश्यक है। वे राष्ट्र की उन तमाम मुख्य सुविधाओं पर जीते हैं जो उन्हें मुफ्त में राष्ट्र देता है। यानी आप खाएंगे भी राष्ट्र का और नुकसान भी राष्ट्र का करेंगे, ये चलेगा नहीं। बहुत लंबे समय तक राष्ट्र इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। नीति नियामक संस्थाएं क्या करती हैं, संविधान क्या करता है, कानून क्या करता है, इसके लिए बहुत से लोग हैं। लेकिन समाज इन लोगों को गलत नजर से ही देखता है और चाहता है कि इनका स्थान इन्हें दिखा दिया जाना चाहिए। मैं फिर कहता हूं कि सैफ अली खान अगर सेफ नहीं है तो हिंदुस्तान का आम नागरिक सेफ नहीं है। अपने आसपास चिन्हित करें ऐसे लोगों को जो बगैर कागज के रहते हैं और उन्हें छिपाने का कोशिश ना करें। उनसे डरने की भी आवश्यकता नहीं है। हमें इनके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए हर स्तर पर और कोशिश करनी चाहिए कि यह कानून की जद में आए, इन्हें चिन्हित किया जाए और इन्हें राष्ट्र से बाहर उठाकर फेंक दिया जाए। धन्यवाद।